नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट के इस इलेक्शन एडिशन में आपका स्वागत है। आज चुनाव तो वैसे कर्नाटक में था, लेकिन पूरे भारत के लोग इस चुनाव के नतीजों को एक आईपीएल मैच की तरह देख रहे थे। और जब यह मैच खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक निराश हो गए और राहुल गांधी के समर्थक आज जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी आज खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति के बाजार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि मोहब्बत का पूरा शोरूम खोल लिया है। कांग्रेस की जीत का मार्जिन इतना ज्यादा है कि शायद कांग्रेस के नेताओं को भी अभी तक विश्वास नहीं हो रहा होगा। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने क्या सही किया और बीजेपी को कहां गलतफहमी हो गई, आज हम इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। द केरला स्टोरी के बाद आज हम आपको द कर्नाटका स्टोरी दिखाएंगे, जिसमें बुर्का भी है यानी हिजाब भी है, बजरंगबली भी है, आरक्षण भी है और राजनीति के कस्मे वादे भी हैं। द कर्नाटक स्टोरी को अगर आप एक फिल्म मान लें तो फिर भी मैं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, और आज हम आपको इस पिक्चर का हर रंग दिखाएंगे और समझाएंगे भी। आज का यह विश्लेषण देश की जनता के लिए है, यानी आप सब लोगों के लिए है, लेकिन साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के लिए भी है, क्योंकि उनके लिए भी हमारे आज के विश्लेषण में कई सीख हैं। कर्नाटक में तो बीजेपी का डबल इंजन नहीं चला, लेकिन यूपी में बीजेपी का डबल इंजन चल भी गया, और जो हिंदुत्व कर्नाटक में नहीं चला, उसी हिंदुत्व के बल पर बीजेपी ने स्थानीय निकायों में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। आज एक छोटा सा विश्लेषण हम उत्तर प्रदेश से भी करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसा डबल इंजन है जो उत्तर प्रदेश में तो चल रहा है लेकिन कर्नाटक में नहीं चल रहा। आज हमने सना को वीकली ऑफ दे दिया है, लेकिन इसलिए हम सीधे विश्लेषण पर आएंगे, और इस विश्लेषण की शुरुआत हम आज इस पोस्टर से करना चाहते हैं जो कर्नाटक की पूरी स्टोरी आपको बता रहा है। यह है द कर्नाटका स्टोरी, जिसमें बजरंगबली हैं, जिसमें बजरंग दल हैं, जिसमें रसोई गैस का सिलेंडर है और हिजाब भी है। और यह पोस्टर कर्नाटक की पूरी स्टोरी आज आपको बता रहा है। आज दिन भर में आपने कर्नाटक चुनाव की टैली देख ली होगी, इन चुनावों का विश्लेषण भी आपने देख लिया होगा, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में आज हम आपके लिए वो विश्लेषण लाए हैं जो दिन भर में आपने अभी तक शायद नहीं देखा होगा। यह विश्लेषण हमारे दर्शकों के लिए भी है और यह विश्लेषण कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के लिए भी है, और यह कर्नाटक के चुनावों का सबसे सटीक, सबसे सच्चा और हर मायने में एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण होगा, जिसे आप सबको अपने पूरे परिवार के साथ आज बैठकर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस विश्लेषण के बाद आप समझ पाएंगे कि राजनीति असल में बहुत मुश्किल भी नहीं है। सरल भाषा में हम आपको आज राजनीति का हर दांव पेच सिखा देंगे। आज चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों में 10 बड़ी बातें छिपी हुई हैं। एक के बाद एक हम आपको लगातार बताते हैं। पहला, कर्नाटक में चाहे कोई भी पार्टी जीती हो, लेकिन सबसे बड़ी जीत ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की, सबसे बड़ी जीत है लोकतंत्र की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, भारत में राजनीति के सबसे बड़े ब्रांड हैं, जिन्हें जननायक माना जाता है, जिनकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, उनकी पार्टी भी कमजोर टीम के परफॉर्मेंस की वजह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार जाती है। और यह बात अपने आप में यह दर्शाती है कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है और यह कितना विशाल है। तो पहली बात जो समझने की है वो यह है कि इस लोकतंत्र में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की पार्टी भी खराब प्रदर्शन की वजह से हार सकती है। प्रधानमंत्री चाहे कितने बड़े ब्रांड हों, चाहे उनकी पार्टी कितनी बड़ी, उसे हम कहते हैं कि इलेक्शन का वो पूरा इंजन है, इलेक्शन की मशीन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन जब उस पार्टी की भी लोकल इकाई, उस पार्टी के भी लोकल नेता जब मेहनत नहीं करते, जब काम ठीक से नहीं करते, गलत रणनीति पर काम करते हैं, और जब उनमें आपस में बहुत विभाजन होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी और इतना बड़ा ब्रांड वो भी चुनाव हार सकते हैं, और ये भारत में ही हो सकता है। इसलिए चाहे आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, चाहे आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और चाहे आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं, एक बात आज सबको आश्वस्त करती है, वो ये कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है, भारत का लोकतंत्र मजबूत है,
हमारी चुनाव व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्ष है, सटीक है और भारत वाकई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां नरेंद्र मोदी भी हार सकते हैं। दूसरा, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश है जो पिछले कई वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, चुनावों में धांधली होती है, बीजेपी ने ईवीएम सेट की हुई है और भारत का चुनाव आयोग भी बिक चुका है। तीसरा, जिस कर्नाटक में 85% आबादी हिंदुओं की है और जहां बीजेपी ने अपना पूरा जोर बजरंगबली की तरफ लगा दिया था, पूरा चुनाव उन्होंने बजरंगबली की तरफ मोड़ दिया था, उस राज्य में वो हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने के बावजूद कांग्रेस से इतनी आसानी से हार गई। चौथी बात, वर्ष 2014 के बाद यह दूसरी बार है जब कांग्रेस के खिलाफ सीधी टक्कर में बीजेपी की इतनी बड़ी और इतनी बुरी हार हुई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य की सिर्फ 17% सीटें जीत पाई थी और अब दूसरी बार ऐसा हुआ है जब वो कर्नाटक की 29% सीटें ही जीत पाई और ये दोनों हार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दौरान हुई। पांचवी बात, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस पार्टी की लोकल गारंटीज और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच था, जिसमें कांग्रेस एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह वोटर्स के लिए हैवी डिस्काउंट वाली सेल लेकर आई थी और यह चुनाव रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा में से किसी एक का चुनाव बन गया था, इसलिए इसमें कांग्रेस जीत गई। इसे मैं थोड़ा सा आपके लिए और एक्सप्लेन करना चाहता हूं और वो ये है कि आज का जो वोटर है, कर्नाटक का जो वोटर है, ये वोटर कम कस्टमर जैसा ज्यादा है। जैसे आज हमारे देश में कस्टमर बहुत डिमांडिंग है, अगर आप कस्टमर को जरा सा भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट देते हैं, जरा सा भी प्रोडक्ट का भाव बढ़ा देते हैं, महंगा कर देते हैं, तो कस्टमर लेने से इनकार कर देता है। अगर माल ठीक ना निकले तो कस्टमर कहता है मुझे रिफंड चाहिए और फिर उस कंपनी को दोबारा मौका नहीं देता। इसलिए आज का जो वोटर है वो वोटर तो है ही, लेकिन जब वो चुनाव में भी जाता है तो वो कस्टमर की तरह जाता है और वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी ने सही प्रोडक्ट दिया है और किस पार्टी ने सही प्रोडक्ट नहीं दिया है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं आजकल, वो बहुत बड़े डिस्काउंट पर लोगों को सामान बेचती हैं। कई बार तो जो सामान का प्राइस होता है उससे भी कम में ई कॉमर्स कंपनियां आपको सामान दे देती हैं, क्योंकि वो अपना लॉन्ग टर्म फायदा देखती है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह आई जिसने वोटर्स को बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया, हैवी डिस्काउंट पर सेल लगा दी। यानी जो उसकी योजनाएं थी वो ऐसी थी जैसे आप किसी सेल में जाते हो और आपको 70-80% के डिस्काउंट पर सामान खरीदने को मिल जाता है। इससे आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। छठा पॉइंट, कर्नाटक की जीत से कांग्रेस पार्टी को भविष्य के चुनावों के लिए भी एक बिजनेस मॉडल मिल गया है और बिजनेस मॉडल है हाइपर लोकल मुद्दों का। जो लोकल मुद्दे हैं उन पर जोर लगाने का और चुनाव में लोगों को लुभाने वाली मुफ्त की योजनाओं के ऐलान का। ये जो पूरा ट्रिक है ये कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से सीखा है, अरविंद केजरीवाल से सीखा है और उन्होंने उसी मॉडल को कर्नाटक में इंप्लीमेंट कर दिया है। और कर्नाटक के आज के नतीजों से यह भी पता चलता है कि अब वोटर्स की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं और अब वोटर्स अपनी मांगों को लेकर जो है वो बहुत इनटॉलरेंट हो गया है। आपने देखा होगा हमारे देश में यह बहस होती रहती है कि असहनशीलता होती जा रही है, इनटॉलरेंस हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इनटॉलरेंस वोटर्स के बीच में भी बढ़ रहा है। अब वोटर्स खराब सरकारों को टॉलरेट नहीं करते, अब वोटर्स खराब सर्विसेज को टॉलरेट नहीं करते और वोटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है यानी जो उम्मीदें हैं अब वो सातवें आसमान पर है। उदाहरण आपको एक देता हूं, आज से हो सकता है 8-9 साल पहले हमारे वोटर्स सिर्फ ये सोचते हो कि अगर उन्हें एक सड़क मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, एक स्कूल मिल जाए तो बड़ी बात हो जाएगी, अगर ट्रेन उनके यहां से चलने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अब ट्रेन क्या, अब तो वंदे भारत चल रही है। अब हमारा जो वोटर है वो सिर्फ ट्रेन नहीं चाहता, वो वंदे भारत जैसी ट्रेन चाहता है, वंदे भारत में भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहता है। इसलिए नेताओं को यह समझना होगा कि अब वोटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। वो जमाना अब चला गया जब वोटर्स को आप कुछ भी कोई छोटी मोटी योजना के तहत कुछ दे दिया करते थे। अब वोटर्स टॉप क्लास सर्विसेज चाहता है, सरकार की टॉप क्लास परफॉर्मेंस चाहता है। सातवां पॉइंट, इस जीत से कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा
और वो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष को नेतृत्व करने के बारे में अब सोच सकती है। यानी अब कुछ दिन पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता था, वहां पर भी उन्होंने जो लोकल इश्यूज थे उन पर अपना पूरा ध्यान रखा और चुनाव को भटकने नहीं दिया। कर्नाटक में भी उन्होंने जो लोकल मुद्दे थे उसी पर अपना ध्यान लगाकर रखा, वोटर का ध्यान भटकने नहीं दिया, वोटर को विचारधारा की तरफ जाने नहीं दिया, बजरंग बली की तरफ जाने नहीं दिया। और यह एक अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छी रणनीति कांग्रेस को मिल गई है। लेकिन इससे कांग्रेस की और राहुल गांधी की ताकत बढ़ेगी। और आप तो जैसा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसका लीडर कौन होगा। तो ये जो खबर है आज कांग्रेस के जीतने की, असल में ये नीतीश कुमार के लिए बुरी खबर है, अरविंद केजरीवाल के लिए बुरी खबर है, ममता बनर्जी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए अच्छी खबर तो यह है कि मोदी हार गए और बीजेपी हार गई, लेकिन बुरी खबर यह है कि उनसे नहीं हारी, राहुल गांधी से हारी है, कांग्रेस पार्टी से हारी है। अब कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों को यह कहेगी कि हम सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, इसलिए आप सब हमारी छतरी के नीचे आइए। इसके अलावा कांग्रेस अब इस जीत का यह कहकर भी प्रचार करेगी कि यह जनादेश प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है और अब देश राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुका है। और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने आज ये बात शुरुआत में ही कह भी दी, तो आप सोच लीजिए आज ही नतीजा है। और आज से ही कांग्रेस ने बड़े बड़े सपने देखने भी शुरू कर दिए हैं और उनका सबसे बड़ा सपना यह है कि राहुल गांधी अगले साल भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। I hope that all non-BJP parties come together and see that BJP is defeated. I also hope that Rahul ji may become the Prime Minister of this country. तो कर्नाटक में सरकार बनाना अभी कांग्रेस के लिए काफी नहीं है। अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी वोटर्स की तरह बहुत बढ़ गई हैं। अब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में ही भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। 34 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस को कर्नाटक में 135 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। आखिरी बार वर्ष 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 178 सीटें मिली थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस कभी भी कर्नाटक में 135 सीटों के आंकड़े को पार नहीं कर पाई। लेकिन आज यह आंकड़ा भी बदल गया, आज कांग्रेस ने यह रिकॉर्ड भी बना दिया। आज कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 136 सीटें मिली हैं। पिछले चुनावों की तुलना में इस बार उसकी 56 सीटें बढ़ी हैं, 56 सीटों का उसे फायदा हुआ है। बीजेपी को 64 सीटें मिली हैं और उसे 40 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि जेडीएस को 20 सीटें मिली हैं और उसे 17 सीटों का नुकसान हुआ है। यानी बीजेपी और जेडीएस को कुल मिलाकर 57 सीटों का नुकसान हुआ है और लगभग इतनी ही सीटें कांग्रेस पार्टी की इस बार बढ़ गई हैं। यानी जो नुकसान जेडीएस और बीजेपी को हुआ वो सारी कांग्रेस की टैली में जाकर मिल गई। हालांकि यहां सीटों के गणित के साथ वोटों का गणित और भी दिलचस्प है। तो सीटें तो आप सुबह से देख ही रहे हैं, लेकिन अब वोट देखिए। और वोटों का यह गणित कहता है कि बीजेपी की इस हार में सबसे बड़ा रोल जेडीएस का रहा है। अगर जेडीएस इस मैच को अच्छा खेल लेती, जनता दल सेक्युलर, तो शायद बीजेपी का इतना बुरा हाल ना होता। कर्नाटक में इस बार कुल मिलाकर 3 करोड़ 84 लाख लोगों ने वोट डाला था। यानी कुल वोट हैं 3 करोड़ 84 लाख, जिनमें से सबसे ज्यादा 43% वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, लगभग 36% वोट बीजेपी को मिले हैं और लगभग 13% वोट जेडीएस को मिले हैं। तो ये तो वोट परसेंटेज है। अब समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के वोट शेयर में कोई बदलाव नहीं आया है। उसे इस बार भी उतने ही प्रतिशत वोट मिले हैं जितने पिछले चुनाव में मिले थे, लेकिन कांग्रेस के वोट शेयर में इस बार 5% की जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह 5% वोट जेडीएस के वोट बैंक से उसके खाते में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि बीजेपी का तो जितना था उतना ही रहा। पिछली बार जेडीएस को लगभग 18% वोट मिले थे और इस बार उसे 13% वोट मिले हैं, लेकिन जेडीएस के 5% वोट कम हो गए और वही 5%
कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़ गए। अभी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वेव थी, लेकिन राजनीति का वोट विज्ञान यह कहता है कि अगर किसी सरकार या पार्टी के खिलाफ इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी लहर होती है तो उस पार्टी का वोट शेयर कम हो जाता है या उसके वोट कम हो जाते हैं। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। पिछली बार बीजेपी को 1,32,00,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को 1,40,00,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जिन लोगों ने उसे पिछली बार वोट दिया उन लोगों का वोट उसे इस बार भी मिला और पिछली बार के मुकाबले 8 लाख वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग तो बीजेपी के साथ थे और सही मायनों में बीजेपी के वोट बढ़े भी हैं, लेकिन यहां जेडीएस के प्रदर्शन ने बीजेपी को कमजोर कर दिया। जेडीएस को पिछली बार 67,26,000 वोट मिले थे, इस बार उसे लगभग 52 लाख वोट मिले हैं और इस हिसाब से जेडीएस को 15 लाख वोटों का नुकसान हुआ है और ये सारे वोट कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में चले गए। कांग्रेस को पिछली बार 1,39,00,000 वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे 1,68,00,000 वोट मिले हैं और उसे लगभग 29 लाख वोटों का फायदा हुआ। सोचिए, कांग्रेस पार्टी के इस बार 29 लाख वोट बढ़ गए, जिनमें आधे वोट पहले जेडीएस के थे और बाकी के आधे अन्य पार्टियों के या छोटी पार्टियों के थे या फिर नए वोटर्स से उन्हें ये वोट आए हैं। कुल मिलाकर 29 लाख वोट नए मिले हैं कांग्रेस पार्टी को और ये मैंने जैसा आपको बताया ब्रेकअप उसका ये है, उसमें से ज्यादातर तो जेडीएस के वोट थे, बाकी नई पार्टियों के, छोटी पार्टियों के वोट थे और जो नए वोट बने हैं इस बार के वो वोट थे। लेकिन ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी का जीत का जो अंतर है वो बहुत ही कम रहा है। अब वो भी देखिए, कर्नाटक में 58% यानी 130 सीटें ऐसी रहीं जहां हार और जीत का अंतर 20,000 वोटों से भी कम रहा और इनमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 73, बीजेपी को 40 और जेडीएस को 14 सीटों पर जीत मिली। यानी कांग्रेस पार्टी ने कुल 136 सीटें जीती हैं, उनमें से 54% सीटें ऐसी हैं, आधी से ज्यादा, जहां वोटों का अंतर 20,000 से भी कम था। और अगर इन सीटों पर जेडीएस ने अपने पिछले प्रदर्शन को भी बरकरार रख लिया होता तो ये नतीजे अलग हो सकते थे। इस बात को आप कुछ और आंकड़ों से समझिए। ये चुनाव का विज्ञान है, जब आप दूर से सिर्फ आंकड़ों को देखते हैं तो ये बातें समझ में नहीं आती। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान 3 क्षेत्रों में हुआ है। महाराष्ट्र कर्नाटक में 14 सीटों का नुकसान हो गया, ओल्ड मैसूर में 11 सीटें कम हो गई और मध्य कर्नाटक में 10 सीटों का नुकसान हुआ। यानी इन 3 क्षेत्रों में ही उसकी 35 सीटें एक झटके में कम हो गई, जबकि इन्हीं रीजन्स में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिली है। महाराष्ट्र कर्नाटक में 16 सीटें, ओल्ड मैसूर में 23 और मध्य कर्नाटक में कांग्रेस को 11 सीटों का फायदा हुआ है। यानी इस हिसाब से 136 में से 50 सीटें यानी 37% सीटें तो कांग्रेस को इन क्षेत्रों में ही मिल गई, जबकि बीजेपी को 35 सीटों का इन रीजन्स में नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि ओल्ड मैसूर में कांग्रेस और जेडीएस के बीच मुकाबला होता था और इस चक्कर में बीजेपी कुछ सीट जीत जाती थी, लेकिन क्योंकि जेडीएस इस बार बहुत कमजोर थी, जेडीएस ने बहुत खराब चुनाव लड़ा, इसलिए ना तो उससे कोई फायदा हुआ और इससे बीजेपी भी इस क्षेत्र में सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान इसी क्षेत्र से थे और बीजेपी ने टीपू सुल्तान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी टीपू सुल्तान की जयंती का समर्थन करती है और इसे पार्टी सेलिब्रेट भी करती है और बीजेपी को लगा कि अगर वो टीपू सुल्तान की जयंती का विरोध करेगी तो इसे मुद्दा बनाएगी तो इस क्षेत्र के हिंदू वोटर उसके साथ संगठित हो जाएंगे। लेकिन टीपू सुल्तान फ्लॉप हो गए, टीपू सुल्तान की तलवार नहीं चली। टीपू सुल्तान की वजह से ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स जेडीएस को छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए, जबकि हिंदू वोटर्स बीजेपी के पक्ष में संगठित होने के बजाय कई अलग अलग पार्टियों और जातियों में बंट गए। और यह सिर्फ कर्नाटक के एक क्षेत्र में नहीं हुआ, बल्कि पूरे कर्नाटक में ही मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर वोट डाला है और राज्य के जो हिंदू वोट थे वो अलग अलग जातियों और पार्टियों में बंट गए। तो इस बार दोनों ही पार्टियों ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। लेकिन ध्रुवीकरण होता क्या है? और ध्रुवीकरण एक ऐसी तलवार है कि कोई नहीं जानता कि किस तरफ चलेगी।
वोटों के इस ध्रुवीकरण के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से बड़ी कोशिशें की कि ब्लैक और व्हाइट में वोटर्स के दो हिस्से कर दिए जाए। कांग्रेस ने राज्य के 13% मुस्लिम और 2% ईसाई वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया। यह भी कहा कि अगर सरकार बनी तो वो 4% मुस्लिम आरक्षण को दोबारा से बहाल कर देगी जो मुसलमानों को दिया जाएगा। इसके जवाब में आपको याद होगा जब हिजाब का जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी जो कांग्रेस थी उसने बहुत सॉफ्ट स्टैंड लिया था। इसके जवाब में बीजेपी ने बजरंग बली का मुद्दा उठाया और 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके इसे 2-2% हिंदू, लिंगायत और वोका-लिग्गा समुदाय में बांट दिया। अब इसके बाद हुआ यह कि मुसलमानों और ईसाई धर्म के जो 15% वोट थे वो तो कांग्रेस के पक्ष में बिल्कुल एकजुट हो गए, कंसोलिडेट हो गए, लेकिन जो 85% हिंदू वोट थे वो इस तरह से 8 अलग अलग भागों में बट गए, यानी विभाजित हो गए। यानी ये जो आप 15% वोट हरे रंग में देख रहे हैं, 13 और 2% ईसाई, ये धर्म के आधार पर और धार्मिक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस के साथ एकजुट हो गए। लेकिन जो हिंदू थे वो धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर अलग अलग बट गए। जो हिंदू वोटर था 85%। कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक में जो घोषणा की उसकी वजह से उसे राज्य के 85 से 90% मुसलमानों के वोट मिल गए, ईसाइयों के भी वोट मिल गए और कर्नाटक की जिन 9 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं वो 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर बजरंग बली के अपमान का आरोप लगाया और 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त भी कर दिया। इसे लिंगायत और वोका-लिग्गा समुदाय में बांट भी दिया बराबर बराबर। लेकिन इसके बावजूद लिंगायत समुदाय की 69 में से सिर्फ 20 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी इनमें से 45 सीटें जीत गई और वोका-लिग्गा समुदाय के प्रभाव वाली 51 सीटों में से भी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 27 मिली, जेडीएस को 10 मिली और बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें ही यहां पर मिली है। तो आप यह देखिए कि जो कांग्रेस ने एक जो बड़ा गेम खेला, असल में इस बार जो ध्रुवीकरण किया है वो बीजेपी ने नहीं कांग्रेस ने किया और उसने 15% वोट बैंक अपना शुरुआत में ही इकट्ठा कर लिया और यह 15% वोट बैंक था मुसलमान और ईसाइयों का। मैं आपको फिर से वो चार्ट दिखाता हूं। इसने तो 15% जो वोट था वो तो उन्होंने पहले ही कवर कर लिया और जो बाकी का जो हिंदू था वो हिंदू वोटर जो था वो अपने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर बट गया अलग अलग हिस्सों में। कोई ओबीसी के नाम पर बटा, कोई एससी के नाम पर बटा, कोई एसटी के नाम पर बटा, कोई वोका-लिग्गा के नाम पर बटा, कोई लिंगायत के नाम पर बटा और उन्होंने सब जगह अलग अलग अपने वोट दे दिए। इससे आप यह समझ सकते हैं कि जिस कर्नाटक में 85% हिंदू आबादी है उस राज्य में मुस्लिम और ईसाई धर्म के 15% वोटों की एकजुटता ने बीजेपी को हरा दिया। और यह भी तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में अपने केरल दौरे पर ईसाई धर्म के पादरियों से भी मिले थे। दिल्ली में भी ईस्टर के मौके पर वो चर्च गए थे और बजरंग बली को लेकर भी उन्होंने कर्नाटक में बहुत नारे लगवाए और बीजेपी को उम्मीद थी कि बजरंग बली का नाम लेते ही उनका जो हिंदू वोटर है, जो उनका ट्रेडिशनल वोटर है, वो जाग जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिंदू वोटर तो नहीं जागा लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वो जरूर एकजुट हो गया। अगर कांग्रेस को मुसलमानों के एक मुश्त वोट मिल जाते हैं और हिंदुओं के भी आधे वोट उसके पक्ष में चले जाते हैं तो इसके दो मतलब हैं। पहला, यह चुनाव रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा में से किसी एक के चुनाव का था। तो बड़ी बात यह है कि जो आम वोटर है उसके सामने इस बार दो विकल्प थे। एक, उसका रोजमर्रा का जीवन, उसके रोजमर्रा के जीवन की चुनौती और उसके जो रोज की चुनौतियां हैं वो बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। उसे पैसा भी चाहिए, बिजली पानी का बिल भरने के लिए भी चाहिए, उसे रोजगार भी चाहिए, उसे खाने पीने का सामान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और दूसरा है विचारधारा। अब विचारधारा का विचार तो तब आता है जब पेट भरा हो, लेकिन जिस आदमी को अपने पेट की ही चिंता सता रही है वो पहले पेट के बारे में बात करेगा फिर विचारधारा के बारे में। दूसरा पॉइंट यह कि इन चुनावों में वोटर्स की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी और ये वोटर्स कुछ मायनों में अब
असहनशील हो गए थे। असहनशील से कहने का मेरा मतलब यह नहीं कि वोटर्स की कोई गलती है, कहने का मतलब है कि वोटर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है अब वो हर चुनाव में पहले के मुकाबले ज्यादा होती जा रही है। हमारा जो वोटर है अब वो ज्यादा डिमांडिंग है। उदाहरण के लिए आज से कुछ वर्ष पहले तक वोटर्स का मुद्दा यह होता था कि उन्हें कोई बेसिक बुनियादी सुविधा अगर मिल जाए तो वो उससे खुश हो जाते थे, लेकिन आज सिर्फ बेसिक बुनियादी सुविधा से ही काम नहीं चलता। आज सिर्फ इतना नहीं है कि आपने एक ट्रेन चला दी और वो ट्रेन समय पर चल जाए, या आपने सिर्फ पक्की सड़क बना दी। आज उन्हें अपने इलाके में सब कुछ वर्ल्ड क्लास चाहिए, स्कूल वर्ल्ड क्लास चाहिए, सड़कें वर्ल्ड क्लास चाहिए, उन्हें बड़े बड़े हाईवेज चाहिए, उन्हें वंदे भारत जैसी ट्रेन चाहिए। अब वोटर्स की उम्मीदें पहले के मुकाबले और उनकी मांगें बदल चुकी हैं। अब वोटर्स ये कहते हैं कि उन्हें वंदे भारत जैसी ट्रेनें तो मिल गई, लेकिन इन ट्रेन की संख्या कम है, उनमें सुविधाएं कम है, इसलिए अब वो और भी ज्यादा बेहतर सुविधाएं चाहते हैं। सड़कें अच्छी नहीं होती तो कहते हैं सड़कें अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं होते तो कहते हैं कि स्कूल अच्छे नहीं है। तो वोटर्स की मेंटेलिटी को भी हमारे देश के नेताओं को अब समझना पड़ेगा। आप यह भी कह सकते हैं कि अब भारत के वोटर्स का स्वभाव एक कस्टमर के जैसा है, और जो कस्टमर होता है वो अपना और अपने परिवार का फायदा देखता है सबसे पहले, और वो ये देखता है कि उसे किस प्रोडक्ट को लेने में फायदा है, किस प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट है और डिस्काउंट किस पार्टी से ज्यादा मिल रहा है। और इस बात को शायद कांग्रेस अच्छी तरह से समझ गई थी और इसलिए उसने कर्नाटक के वोटर्स के लिए एक तरीके से मेगा सेल लगा दी, हैवी डिस्काउंट की घोषणा की, और यह चुनाव रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा के बीच का चुनाव बन गया। कांग्रेस ने किसी ई कॉमर्स कंपनी की तरह चुनावों में हैवी डिस्काउंट की सेल लगाई और जो कर्नाटक के वोटर्स हैं वो उसके पक्ष में चले गए, और इस तरह से ये चुनाव कांग्रेस पार्टी की लोकल गारंटी स्कीम्स और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बीच बंट गया, जिसमें लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर उन लोकल वादों को अपना समर्थन दिया जो एक तरह से हैवी डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। अब वो लोकल वादे कौन से थे, वो लोकल गारंटी कौन सी थी, ये भी आप समझिए। कांग्रेस ने 5 लोकल गारंटी दी, जिनमें हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर परिवार की एक महिला को 2000 रुपए मासिक भत्ता, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, गरीब परिवारों को 10 किलो अनाज और हर साल त्योहारों पर 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था। इन वादों ने कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के बम पर वोट दिलाए, क्योंकि सबको जो वादे थे बड़े लुभावने लगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो मोहब्बत की दुकान खोली, उस दुकान पर वोटर्स के लिए शानदार डिस्काउंट था और इन चुनावों में सिलेंडर हर तरफ छाया हुआ था। और ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी जब कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने वोटिंग से पहले सिलेंडर की इस तरह से आरती उतारी थी, और सिलेंडर वोटिंग से पहले कर्नाटक में ट्रेंड करने लगा था। तो ये जो सिलेंडर बाबा हैं या ये जो सिलेंडर देवता हैं आप कह लीजिए, सिलेंडर बाबा का, सिलेंडर देवता का कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला, और ये सिलेंडर असल में एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक के चुनाव में बन गया। इसीलिए शायद डी.के. शिव कुमार इसी सिलेंडर की आरती उतार रहे हैं। अब रसोई गैस का सिलेंडर किस चीज का सूचक है? यह सिलेंडर सिर्फ एक सिलेंडर नहीं है, यह गरीब और मिडिल क्लास जनता का सूचक है, और कांग्रेस ने इसी को बड़ा मुद्दा बना दिया। यह सिलेंडर आपको यह बताता है कि गरीब इंसान जो है उसके जीवन में क्या क्या चुनौतियां हैं। यह सिलेंडर आपको यह बताता है कि जो मिडिल क्लास है उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। संक्षेप में कहें तो कांग्रेस ने लोकल मुद्दों को अपना चुनावी मुद्दा बनाया, और इस तरह से अब कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों के लिए भी एक बिजनेस मॉडल मिल गया है, और यह मॉडल है चुनाव में लोकल मुद्दों की दुकान सजाने का, जिसका खरीदार हर वोटर होता है। तो कर्नाटक के चुनावों में यह फर्क बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में रहा। यही काम, यही रणनीति कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में भी की थी, और यही उन्होंने अब कर्नाटक में भी दोहराई, और दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक का यह पूरा चुनाव आखिर बदला कहां से। यह चुनाव कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों से बदला है। कर्नाटक की 224 सीटों में से सबसे ज्यादा 151 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं, और इन इलाकों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 151 सीटों में से 97 सीटें यानी लगभग 65% जो अर्बन सीट्स हैं, माफ कीजिएगा, जो रूरल सीट्स हैं, वो अकेले कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को सिर्फ 33
और जेडीएस को सिर्फ 18 सीटें मिली। इस हिसाब से देखें तो कर्नाटक के ग्रामीण वोटर्स ने इस चुनाव को कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक तरफा बना दिया, और यह इसलिए हुआ क्योंकि गांव में उसे किसानों और मजदूरों के बम्पर वोट मिले। तो अगर आप इस पूरे वोट को दो भागों में, दो हिस्सों में बांटें, एक शहरी वोट और एक ग्रामीण वोट, तो कांग्रेस को ग्रामीण वोट जबरदस्त तरीके से मिला है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो राज्य के हर किसान को प्रति एकड़ जमीन पर 10,000 रुपए की सब्सिडी, किसान मजदूरों को हर महीने 2,000 रुपए भत्ता और ऐसी महिलाओं को 2 लाख रुपए की सब्सिडी देगी जो ऐसे युवाओं से शादी करती हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यानी मुफ्त की इन रेवड़ियों ने बीजेपी की विचारधारा वाले चुनावी मॉडल को धराशायी कर दिया और कर्नाटक के ग्रामीण वोटर्स कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो गए। उन्होंने कहा, पहले हम अपनी जिंदगी सुधारेंगे, पहले हम अपने पेट की बात सुनेंगे, विचारधारा के बारे में बाद में बात करेंगे। यह बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का पूरा फोकस ग्रामीण भारत पर ही रहा है, ग्रामीण लोगों पर ही रहा है, जिसके लिए सरकार ने अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, किसानों के लिए भी बनाई हैं, गांवों के लिए भी बनाई हैं, ग्रामीण लोगों के लिए भी बनाई हैं। लेकिन कांग्रेस के मोहब्बत वाले शोरूम के सामने बीजेपी की इन योजनाओं का कोई प्रभाव इस बार नहीं दिखा। आप यह भी कह सकते हैं कि कर्नाटक के लोगों को रोजमर्रा के जीवन और विचारधारा में से किसी एक का चुनाव करना था, और विचारधारा का चुनाव लोग तब करते हैं जब उनका पेट भरा होता है, और इस बात को कांग्रेस समझ गई। आप भी इस बात को इन चुनावी नतीजों से समझ सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली, लेकिन शहरी इलाकों में ऐसा नहीं हुआ। शहरी इलाकों की 47 सीटों में से कांग्रेस को 24 और बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली है। यानी यहां फिर भी बीजेपी ने कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर की है, 23 सीटें मिल गई। इसी तरह छोटे शहरी इलाकों की 26 सीटों में से कांग्रेस को 15 मिली, बीजेपी को 8 और जेडीएस को 2, जिसका मतलब यह है कि शहरी इलाकों में तो बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन वो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस से बुरी तरह हारी, और इस पर बीजेपी को सोचने की अब बहुत आवश्यकता है। अब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद क्या होगा? पहला, बजरंग दल पर बैन शायद लगा दिया जाएगा क्योंकि वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने। दूसरा, कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की इजाजत अब मिल सकती है। अब वहां की जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, वो हिजाब पहनकर शायद स्कूलों में जा पाएंगी। तीसरा, 4% मुस्लिम आरक्षण फिर से बहाल हो जाएगा, जिसे बीजेपी की सरकार ने समाप्त कर दिया था। चौथा, पीएफआई पर कर्नाटक की नई सरकार का रुख नर्म हो सकता है, और यह बात बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। और पांचवां, अब कर्नाटक में धूमधाम से टीपू सुल्तान की जयंती भी जरूर मनाई जाएगी। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव का एक संकेत माना जा सकता है? क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता तो इस समय यही कह रहे हैं, और उनका कहना है कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन क्या ऐसा है? तो बड़ी बात अब यह है, आपने देखा होगा कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो आज से ही ये कहने लगे हैं कि ये जो मैंडेट, ये लोकल नहीं है, ये राष्ट्रीय मैंडेट है। ये मैंडेट सिर्फ बोम्मई के खिलाफ नहीं है, कर्नाटक की बीजेपी की राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है। ये जो मैंडेट है ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। लोग नरेंद्र मोदी से थक चुके हैं, और अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होंगे उन पर इस कर्नाटक के नतीजों का बहुत असर पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? आंकड़े क्या कहते हैं? और पीछे भी ऐसा हो चुका है, तब क्या हुआ था? उदाहरण आपको देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में बीजेपी की 5 राज्यों में जबरदस्त हार हुई, जिनमें 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को सीधी टक्कर में हरा दिया था, ठीक वैसे ही जैसे अभी कर्नाटक में हराया। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने तब भी यह कहना शुरू किया था कि यह हार 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ेगी, लेकिन यह बात सही साबित नहीं हुई। और 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब राजस्थान की 25 में से 25, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीत ली, जिससे यह पता चलता है कि भारत के वोटर्स राज्य के चुनाव में अलग मुद्दों पर और अलग पार्टी को वोट देते हैं, उनका व्यवहार अलग होता है, और केंद्र के चुनाव में वो अलग मुद्दों पर और अलग पार्टी के लिए वोट करते हैं। तो हो सकता है अब भारत के वोटर्स ने यह तय कर लिया हो कि राज्यों में वो अपनी पसंद की सरकार चुनेंगे, लोकल मुद्दों पर आधारित सरकार चुनेंगे, जिससे उनका रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है,
ऐसी योजनाएं जब उन्हें मिलेंगी उनके लिए वो वोट डालेंगे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होगा तो शायद उन्होंने सोचा हो कि वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर वो हो सकता है नरेंद्र मोदी को चाहें। अब अगले चुनाव में क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन 2019 के चुनाव में यही हुआ था। और 2018 के कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर वहां सरकार बनाई थी। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने कर्नाटक में भी 28 में से 25 सीटें जीती थी। यानी राज्य के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में वोटर्स अलग अलग बातों को ध्यान में रखकर वोट देते हैं। और इसलिए यह बात पूरी तरह से सही नहीं होगी कि कर्नाटक के ये नतीजे लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 2024 में उस पर भी कुछ असर डाल सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इससे एक माहौल जरूर बदलेगा। कांग्रेस पार्टी का जो काडर है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल जरूर ऊपर होगा। राहुल गांधी का मनोबल जरूर इससे बढ़ेगा। राहुल गांधी की जो अपनी ब्रांडिंग है वो जरूर इससे और बेहतर होगी और राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर सामने आएंगे। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक में किस नेता की रैली का क्या स्ट्राइक रेट रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक की कुल 51 विधानसभा सीटों को कवर किया गया था, जिनमें से 37 सीटें कांग्रेस जीत गई। और इस तरह भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में स्ट्राइक रेट 72.5% रहा। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कुल 22 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की, जिनमें से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई और राहुल गांधी की रैलियों की जीत का स्ट्राइक रेट 72.7% रहा है। तो राहुल गांधी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। जो लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा हुआ, यह कहना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा हुआ है कर्नाटक में। और जिन इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा गई थी, जहां पर पदयात्रा की थी राहुल गांधी ने, उन इलाकों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन कैसा है। उन्होंने 42 विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां की, जिनमें से 21 सीटें बीजेपी ने जीती और उनकी रैलियों की जीत का स्ट्राइक रेट 50% रहा है। अमित शाह ने 30 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के लिए प्रचार किया, जिनमें से 11 सीटें ही बीजेपी ने जीती और उनकी रैलियों की का जो स्ट्राइक रेट है जीत का वो है लगभग 37%। तो ये अमित शाह का स्कोर कार्ड है। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की जीत को मोहब्बत की जीत बताया है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए जो 3 बड़े नेता हैं, राहुल गांधी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और अमित शाह का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। स्ट्राइक रेट किस नेता का क्या स्ट्राइक रेट है? 37% अमित शाह का स्ट्राइक रेट है जो आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रधानमंत्री मोदी का स्ट्राइक रेट है जो लगभग 50% है और राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट जो है वो है लगभग 73%। कर्नाटक के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या सीख है, बीजेपी ने क्या गड़बड़ की है? सबसे बड़ी सीख तो यह है कि अगर डबल इंजन की सरकार में एक इंजन बहुत अच्छा काम करे और दूसरे इंजन से धुआं निकल रहा हो और राज्य की इकाई और राज्य के नेता पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर निर्भर हो जाएं और सिर्फ मोदी मैजिक के नाम पर ही काम करते रहें और खुद कोई प्रभावशाली काम ना करें, तो यह डबल इंजन बीजेपी को जिता नहीं पाएगा। तो फिलहाल बीजेपी की स्थिति कुछ ऐसी है जैसी आपकी स्क्रीन पर है। एक इंजन जो है, जो केंद्र सरकार का इंजन है, जो नरेंद्र मोदी का इंजन है, वो तो बहुत जबरदस्त क्षमता के साथ हैवी ड्यूटी इंजन है, जबरदस्त काम कर रहा है। लेकिन जो राज्य का इंजन है, वो इंजन, उसमें से धुआं निकल रहा है, वो इंजन ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। और कर्नाटक में जो बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा बीजेपी के लिए वो ये है
कि डबल इंजन फेल हो गया, क्योंकि उनका जो एक लोकल वाला जो इंजन था उसमें जान ही नहीं थी, उसमें ताकत नहीं थी और वो लगातार धुआं छोड़ रहा था। अब आप ये देखिए कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पार्टी की जीत के बाद किस तरह भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साजिश रची थी और उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन जीतने के बाद आज वो कैसे भावुक हुए और उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. I assured Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi that, and Mr. Mallikarjun Kharge, that I will deliver Karnataka to their fold. I can't forget Srimati Sonia Gandhi coming to meet me in jail when all these BJP people put me under jail. So I rather choose to be in jail than having an office. That is the confidence what Gandhi family and the Congress party in the entire country restored on me. I thank all my leaders in the state, including Mr. Siddaramaiah, all the MLAs, all the party officers and the workers from the block to the booth level who took up the responsibility. It is not one effort, including my ACC office bearers, my general secretaries, in-charge general secretaries, secretaries. They work like a block on our office bearers, and all of them are responsible. तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार यह संदेश दिया कि बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का भी हिंदुत्व पर उतना ही अधिकार है। और आज ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला में एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और देश और कर्नाटक की जनता की सुख समृद्धि की उन्होंने प्रार्थना की है। वो तस्वीरें आज आप देखिए कि आज सुबह सुबह कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा मंदिर में पहुंच गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही रही है कि जो राजनीति जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है और जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती है, वो राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। हिमाचल में भी हमने ये देखा, कर्नाटका में भी यही देखा। जनता चाहती है कि अपने अपने जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। क्या समस्या है? महंगाई, बेरोजगारी, जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार नहीं चाहती है। ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर ही ये चुनाव लड़ा गया, इन्हीं मुद्दों पर। और ये चुनाव मेरे ख्याल से इसलिए जीता गया है क्योंकि जनता अब जागरूक बन गई है। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहती जो अपना ध्यान भटकाए। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज कर्नाटक में, ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, बड़ी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखाते हैं। तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, हम भी मंदिर जाना जानते हैं। अब देखिए, जब कोई सरकार लोकप्रियता के मामले में बिल्कुल नीचे चली जाती है तो क्या होता है, वहां के बड़े बड़े मंत्री हार जाते हैं। आज कर्नाटक में बीजेपी सरकार के 12 मंत्री इस चुनाव में हार गए और इनमें कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश भी शामिल हैं, जिन्होंने कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया था और वो कर्नाटक की तिपटूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वो भी इस बार चुनाव हार गए हैं। तो कर्नाटक की जनता ने एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की है। जबकि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता कनीज फातिमा ने गुलबर्गा उत्तर सीट से चुनाव जीत लिया और ये भी कर्नाटक की जनता ने एक और संदेश देने की कोशिश की है।
ये उन 12 मंत्रियों की सूची है बीजेपी के जो इन चुनावों में हार गए हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि असल में जो बीजेपी हारी है उसकी वजह है कि बीजेपी का जो लोकल लीडरशिप था, बीजेपी की जो सरकार थी वहां पर, वो अच्छा काम नहीं कर रही थी। ग्राउंड पर उसने अच्छा काम नहीं किया। तो यहां बीजेपी के नेताओं के लिए सीख ये है कि बीजेपी की जो लोकल यूनिट्स हैं, असल में बीजेपी जो डबल इंजन की बात करती है, वो डबल इंजन इस समय कर्नाटक जैसे राज्यों में काम ही नहीं कर रहा, और वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो मजबूत ना हो, जब तक उसमें एकता ना हो। कर्नाटक में दोनों ही बातें थी, ना तो लोकल लीडरशिप जो मजबूत थी और ना ही वो एकजुट होकर काम कर रही थी, उसमें न जाने कितने सारे धड़े थे। और यही एक कारण रहा कि बीजेपी बार बार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आश्रित हो जाती है, बार बार सिर्फ उन्हीं के चुनाव प्रचार पर आश्रित रहती है, और बार बार वो उम्मीद करती है कि मोदी मैजिक होगा और वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं को आज ये सोचना होगा कि वो कब तक सिर्फ नरेंद्र मोदी की ब्रांड पर चुनाव जीतते रहेंगे। उन्हें आखिरकार जमीन पर काम तो करना ही पड़ेगा, सरकारों को जमीन पर अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में इतना बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं और जो क्षेत्रीय उनका जो काडर है, वो नरेंद्र मोदी के इस ब्रांड का फायदा नहीं उठा पा रहा है। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि बीजेपी कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अब जरा यह सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त मेहनत की कर्नाटक में, लगातार रोड शोज किए प्रधानमंत्री मोदी ने, और लगातार उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की, जोरदार भाषण, रैलियां, रोड शोज वो लगातार करते रहे। अगर उन्होंने इतनी मेहनत ना की होती प्रधानमंत्री मोदी ने, तब बीजेपी का कर्नाटक में क्या हाल होता, इस बात का अंदाजा आप लगाइए। आज अगर बीजेपी 65 सीट जीत पाई है, इतना सब करने के बाद, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को हटा दें, उसके बाद बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी, आज बीजेपी के नेताओं के लिए आज की रात ये आंकलन करने का दिन है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भी मेहनत करना बंद कर दें, उनका जो चुनाव प्रचार में सपोर्ट मिलता है बीजेपी के नेताओं को, अगर वो वैसा ना हो तो ये 65 सीटें घटकर कितने पे आ जाती। आज रात बीजेपी के नेताओं का होमवर्क यही होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक ट्वीट किया है और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है और कहा है कि यह भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हालांकि कर्नाटक में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी कांग्रेस के अंदर दावेदारी अभी शुरू हो गई है और सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा है कि उन्हें अपने पिता को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनते हुए देखकर बड़ी खुशी होगी। हालांकि डीके शिव कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो कांग्रेस में अगले सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं बनना चाहेंगे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, लेकिन सिद्धारमैया भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और आज कर्नाटक में तो डबल इंजन नहीं चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डबल इंजन चल गया है। कैसे चला वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे के बारे में अब आप जानिए। कर्नाटक में तो बीजेपी का डबल इंजन नहीं चला, लेकिन यूपी में डबल इंजन चल भी गया और जो हिंदुत्व कर्नाटक में नहीं चला, उसी हिंदुत्व के बल पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है और बीजेपी ने इस बार नगर निगम के महापौर पद के चुनाव में बीजेपी ने सभी 17 सीटें जीत ली हैं और अन्य कोई भी पार्टी इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी यूपी के जितने भी शहर हैं उनमें अब बीजेपी के ही मेयर होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में भी बीजेपी सबसे आगे है और नगर पालिका की कुल 199 सीटों में बीजेपी को 95 सीटें मिली, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 40 सीटें वहां पर मिली है। इसके अलावा बीएसपी को 15, कांग्रेस को सिर्फ 4 और अन्य दलों को और अन्य लोगों को 45 सीटें मिली हैं। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष की 544 सीटों में बीजेपी को 197, समाजवादी पार्टी को 89, बीएसपी को 41 और कांग्रेस को 12 सीटें वहां पर मिली हैं।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों के लिए 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में वोटिंग हुई थी और आज इसके नतीजे आए हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता काफी खुश हैं और खास तौर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी भी एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। इस जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। तो ये थी आपके लिए आज की द कर्नाटक स्टोरी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था, जीत के 100 बाप होते हैं लेकिन हार हमेशा अनाथ होती है। नमस्कार।